Good morning students, this is the third video of chapter 11 Force and Pressure of Science of class 8th। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सबसे पहले कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। एक्टिविटी दी हुई है आपको, क्या करना है आपने? 2 बार मैग्नेट्स लेनी है, मतलब एक पेयर ले लेना है बार मैग्नेट्स का, और फिर आपने क्या करना है, इस तरह से मैग्नेट को पेंसिल्स के ऊपर रख देना है। देखो आपने पढ़ा है पहले प्रीवियस क्लासेस में कि जो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर तो सेम पोल हो, अनलाइक पोल्स हो, मीन्स डिफरेंट पोल्स हो, जैसे यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर सेम पोल हो जैसे नॉर्थ नॉर्थ, तो वो रिपेल करते हैं, मीन्स लाइक रिपेल ईच अदर और अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने 2 पेयर्स ले लेने हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया है, एक मैग्नेट का पीस यहाँ रखा है, एक मैग्नेट आपके हाथ में है। तो यहाँ पे क्या है, उसका ये वाला सिमिलर, देखो सेम कलर किया हुआ है, यहाँ पे दोनों सिमिलर कलर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। मीन्स ये जो कलर्स हैं वो पोल्स दिखा रहे हैं आपको एक तरह से। सपोज कर लो यहाँ पे दोनों नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक नॉर्थ है और एक साउथ है। जब आप फर्स्ट मैग्नेट को सेकेंड मैग्नेट के पास लेके जाओगे इसमें, तो आप देखोगे कि ये मैग्नेट, आपने ऑब्जर्व करना है इस एक्टिविटी को ध्यान से, तो आप देखोगे कि ये मैग्नेट क्या पीछे की तरफ मूव करेगी। इस केस में ये मैग्नेट इस मैग्नेट की तरफ जाने के लिए मूव करेगी। तो दोनों केसेस में ये बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट का पीस है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले रेस्ट पे था, जैसे ये मैग्नेट लेकर आए उसने पोजीशन चेंज की और उसकी तरफ जाने की, उससे दूर जाने की कोशिश की। तो मीन्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। इसका मतलब इस सेकेंड जो ये मैग्नेट है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। जब दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, और जब मैग्नेट अपनी तरफ दूसरी मैग्नेट को खींचेगी तो वो क्या, उसे पुल करेगी। तो इसका मतलब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, और उनका कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपस में नहीं है, इसीलिए ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर कोई मैग्नेट किसी आयरन के पीस के ऊपर फोर्स लगाए तो वो भी क्या, नॉन कॉन्टैक्ट होती है, बिकॉज उनका डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है बीच में जो हमें विजिबल हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाई गई है। क्या करना है, आपने इस तरह के 2 प्लास्टिक की स्ट्रॉज ले लेनी है। एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ को इस तरह से हैंग कर देना फ्रीली, और एक आपके हैंड में होगी। अब क्या करना है, आपने जो स्ट्रॉ आपके हाथ में है प्लास्टिक की, उसे आपने रब करना है एक पेपर शीट के ऊपर अच्छी तरह से। जब आप उसे रब करोगे, देखो रब करने के बाद क्या होता है, कोई भी बॉडी है ना, वो अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेती है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखो, ये वाली स्ट्रॉ को हमने रब किया तो इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। चार्ज आने के बाद इसने क्या किया, इस वाले स्ट्रॉ के पास हम इसे लेकर गए, तो आप देखोगे कि ये अपनी यहाँ से पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे आ गई। मींस इसने अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर लिया और उसकी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने दोनों प्लास्टिक शीट्स हैं, जो ये प्लास्टिक की स्ट्रॉज हैं, इन्हें शीट के साथ रब करना है। अब दोनों को ही करना है। देखो जब दोनों को रब कर रहे हैं और सेम मटेरियल से रब कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ जाएगा, तो फिर लाइक क्या करेगा, रिपेल करेंगे, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो फिर भी क्या होगा, मोशन होगा, फोर्स आएगी वहाँ पे। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. तो वो जो straw जिसे रब किया था आपने, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब उसे रब करोगे तो उससे क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी। द फोर्स exerted by a charged body on another charged body और अनचार्ज बॉडी। पहले केस में हमने इसे अनचार्ज रखा था, इस पर चार्ज नहीं किया था, सेकंड में हमने इसे चार्ज कर दिया था। तो फोर्स एक्सर्ट करना किसी चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये एक्टिविटीज़ आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी परफॉर्म की होंगी। आपको बोल दिया जाता है कि कोम ले लो या फिर आपके जो पेन की बॉडी है उसे लो और अपने जो हेयर्स हैं उन पे प्रॉपरली रब करो। फिर उसके पास छोटे छोटे बिट्स हैं जो पेपर के, वो रखो। आप देखोगे कि जो आपने जो रब किया है प्लास्टिक की बॉडी को या कोई पेन को, तो वो बिट्स जो पेपर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, उठा लेगी ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर भी क्या होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो पेपर्स हैं जो बॉडी की तरफ, प्लास्टिक की बॉडी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी देखो बॉडीज का कोई कॉन्टैक्ट नहीं आपस में, लेकिन फोर्स लग रही है यहाँ पे, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रही है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी कौन सी एग्जांपल होगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की होगी। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं इनके बारे में आप चैप्टर 15 में डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आपने देखा होगा कि जब भी कॉइन या पेन आपके हाथ से गिरता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ चलता है। ये लीव्स हो गए, ये फ्रूट्स हो गए जो पेड़ों पे होते हैं, वो भी जब गिरते हैं, जो प्लांट से जब वो टूटते हैं तो वो क्या नीचे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो जब आपने अपने हाथ में कॉइन को पकड़ा है वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही आपने उसे रिलीज़ किया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो मोशन स्टेट है मोशन की कॉइन की, वो चेंज हुई है। पहले रेस्ट पे था, जैसे ही आपने उसे छोड़ा वो नीचे की तरफ मूव कर गया, तो वो क्या, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब वहाँ पे उनके ऊपर क्या लग रही है, कॉइन के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और वो कौन सी फोर्स है? ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी ऑब्जेक्ट है या थिंग है, आप बॉल ऊपर फेंकोगे वो नीचे की तरफ आएगी, हमेशा नीचे क्यों आती है? बिकॉज अर्थ क्या करती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर जस्ट ग्रेविटी। और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट ऑफर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमेशा हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती रहती है और हमें पता भी नहीं होता। जैसे वाटर है, आपने देखा होगा हमेशा ग्राउंड की तरफ जाता है। जब भी हम टैप को ओपन करते हैं, कभी देखा ऊपर की तरफ जाता है? नहीं, बिकॉज ग्रेविटी क्या, उसे अपनी तरफ खींचती है, अर्थ की जो ग्रेविटी है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो रिवर्स में भी पानी है वो नीचे की तरफ जाता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी जो है वो अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है सिर्फ, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, चाहे वो स्मॉल हो या बड़ा हो, एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगती है, बट वो फोर्स बहुत वीक होती है, इसीलिए हमें फील नहीं होती, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उनके बीच में क्या एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सी द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। उसके बाद फोर्स का नेचर पता कर लिया हम लोगों ने कि जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड हो जाती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, उनका डिफरेंस। एंड फोर्स लगने के लिए कॉन्टैक्ट होना मतलब ज़रूरी है, उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी पहले। जो टाइप्स हैं फोर्सेस की, मस्कुलर फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। फिर नेक्स्ट हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। You have learnt in class 7 that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. आपने 7th क्लास में पढ़ा है, जो strong winds आते हैं जैसे कि storm, cyclone के टाइम, तो वो जो छतें होती हैं घरों की उनको अपने साथ ही उड़ा कर ले जाते हैं। You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो winds और cyclones बनते कैसे हैं, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से एयर का, हर एक अलग अलग जगह पे डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर का वहाँ पे साइक्लोन्स और विंड्स के क्रिएट हो जाते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। एक नेल ले लिए, आयरन की नेल, उसे वुडन प्लैंक में आपने पुश करना है, बाय इट्स हेड मीन्स यहाँ से,
ये चीज़ को आपने कहाँ डालने की कोशिश करनी है, वुडन प्लैंक में डालने की कोशिश करनी है। क्या आप डाल पाओगे? नहीं। नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय पॉइंटेड एंड। अब कोशिश करो कि ये वाला जो एरिया है, ये पॉइंटेड एंड है, जो तीखा वाला पार्ट है नेल का, वो वुडन प्लैंक में डालने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आप सक्सीड हो जाओगे। इसी तरह से अपने वेजिटेबल को विद अ ब्लंट और ब्लंट नाइफ के साथ कट करके देखो, फिर शार्प। आप देखो कौन से में ईजी है आपको लगता है। आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो जैसे एरिया जो कि मतलब जिस पे आप फोर्स लगा रहे थे अपनी, जैसे कि पॉइंटेड एंड था नेल का, ये वाला एंड था, ये इसको पुश करना इजी था एज़ कम्पेयर टू ये वाले एरिया को। तो मीन्स फोर्स एक्ट कर रही है किसी यूनिट एरिया पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी फोर्स लगा रहे हो सरफेस पे, वही क्या होती है, हमारी प्रेशर होती है। पूछा था ना प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है? यस, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स कितनी फोर्स हम कितने एरिया में लगा रहे हैं, वो क्या होती है, प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया क्या है, अपॉन में डिनोमिनेटर है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मीन्स अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितनी ज़्यादा आपकी फोर्स होगी उतनी आपका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इस केस में देखो, जैसे एरिया यहाँ पे कम था, अगर एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और मतलब आपकी फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो इजीली ये सक्सीड कर जाएगा, वुडन प्लैंक के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका एरिया ज़्यादा था, जैसे हम पहले ये ट्राई कर रहे थे, इसको पुश करने की कोशिश कर रहे थे, एरिया यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो हमारा जो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, हमारी फोर्स कम हो जाएगी, तो ये अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से जब हम शार्प नाइफ से, जिसके बहुत ज़्यादा नोकीले दांत हैं नाइफ़ के, उससे अपनी वेजिटेबल्स को कट करेंगे तो वहाँ पे नोकीला एरिया बहुत कम है, मीन्स वहाँ पे एरिया कम है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे वेजिटेबल्स क्या ईजिली कट हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है, अगर सपोज करो आप हील पहन के चल रहे हो तो आप वहाँ पे नहीं चल पाओगे, बिकॉज आपका जो एरिया क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ जाएगा आपका पाँव, और आप चल नहीं पाओगे। लेकिन जो डेजर्ट एरिया में कैमल्स होते हैं, उनका जो फीट का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एरिया उनका ज़्यादा होता है, प्रेशर उनका कम हो जाता है, इसलिए वो ईजिली वो सैंड के ऊपर मूव करते हैं। तो ये रिलेशन था प्रेशर और फोर्स का। आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो इसीलिए जो हमारे जो पोर्टर्स होते हैं, जो सामान लेके जाते हैं, वो क्यों अपने सिर पे, हेड पे अपने कपड़ा बांधते हैं, ताकि जो उनका एरिया है वो बाई डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। तो जितना उनका जो एरिया बढ़ जाता है, तो मीन्स उनका जो लोड का एरिया, वो कॉन्टैक्ट है जो हेड के साथ, वो भी बढ़ जाता है एरिया, जिसकी वजह से एरिया इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो प्रेशर जो उनके हेड पे कम आता है, और वो ईजिली के लोड को, जो सामान है, उसे कैरी कर सकते हैं। तो मेन आपने पॉइंट ये याद रखना है, नोट दैट एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. तो जो एरिया था वो pointed end का कम था, इसीलिए वो easily push हो गया। इसीलिए जो हमारे बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, कोई भी बैग्स हैं जो हमने अपने शोल्डर पे उठाने होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, वाइड होती हैं। क्यों होती हैं, थिन क्यों नहीं बनाते, पतली क्यों नहीं बनाते, बिकॉज देखो उनका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम फील होगा, तो हमारे शोल्डर्स पे क्या है, प्रेशर कम आएगा। इसीलिए जो स्कूल बैग्स हैं वो हमेशा ब्रॉड स्ट्रैप्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनसे फिर हमारे जो शोल्डर्स हैं उन पर प्रेशर जो है कम आता है, जो भी वेट है आपके बैग का उसका प्रेशर कम आता है। और जो कटिंग टूल्स वगैरह हैं वो हमेशा शार्प एजेस के होते हैं, क्योंकि उन्हें कट करने में ईजी हो, बिकॉज जितना उनका एरिया कम होगा वो शार्प होंगे, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका, और वो ईजिली के कट कर पाएगा सामान को। डू लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हमने देखना है कि लिक्विड और गैसेज भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और वो भी क्या एरिया पे डिपेंड करती हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। देखते हैं।
सी द एक्टिविटी 11.8। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक इस तरह से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ग्लास ट्यूब ले लेनी है। ये ट्यूब ले लिया आपने, और उसके बाद उसके साथ में क्या ले लेना है, एक रबड़ शीट ले लेनी है, जिसे कि आपने पूरा टाइटली उसके एंड के ऊपर बांध देना है। फिर आपने पकड़ लेना है पाइप को मिडल से। फिर अपने एक फ्रेंड को कहना है कि इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट करे। जैसे वो पानी डालेगा, आप देखोगे कि ये जो रबड़ शीट है वो बल्ज आउट, बाहर की तरफ फूलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप रिपीट करोगे इस प्रोसेस को, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाओगे और इसकी बल्जिंग है उसको देखते जाओगे। साथ में आप देखते जाओ वाटर का कॉलम, जो हाइट है उसकी वाटर की कितनी बढ़ती जा रही है, और साथ में क्या इसकी बल्जिंग को आपने नोट करना है। इट मीन्स जैसे जैसे पानी इंक्रीज़ करता जा रहा है, उसका हाइट इंक्रीज़ करती जा रही है, वैसे वैसे जो इसकी बल्जिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब जो वाटर है वो इस पर प्रेशर क्या, उसका प्रेशर भी क्या इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन इट्स हाइट ऑफ इट्स कॉलम। यहाँ पे पानी कम था, कम प्रेशर लगा, थोड़ा सा फूला था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हाइट बढ़ गई तो वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया, ज़्यादा फूल गया, बाहर को निकल आया। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है कि लिक्विड जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इस एक्टिविटी में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसीलिए जो हमारे जो रबड़ शीट है वो बल्ज आउट हो गई है, बाहर की तरफ निकल आई है, इन्फ्लेट हो गई है। और जो प्रेशर है एक्सर्ट हो रहा है वाटर का, बॉटम में हो रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम की। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ये हमें पता चला। इसीलिए जो आपके घरों में टैंकीज़ वगैरह होते हैं, वो भी वाटर टैंक्स होते हैं, वो हाइट पे रखे जाते हैं, बिकॉज जितना हाइट से वाटर आएगा वहाँ पे वो अपने टैप्स में ईजिली ज़्यादा प्रेशर से आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 11.9 में क्या करना है, आपने इस तरह से बॉटल लेनी है और उसके साइड में इस तरह से अब जो बैलून है उसको टाई करना है आपने, और अच्छी तरह से टाई करना है ताकि वाटर जो है लीक ना करे। अब इसमें आपने लिक्विड डालना है। आप लिक्विड डालोगे तो लिक्विड डालने के बाद क्या करना है, अब जो रबड़ शीट साइड में बांधी है आप देखोगे कि वो भी क्या इन्फ्लेट कर जाएगी, वो भी क्या बल्ज आउट हो रही है। तो इस तरह से आप पानी और डालते जाओगे और आप देखते जाओगे कि ये जो रबड़ शीट है वो बल्ज होती जाएगी। इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है वो सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं प्रेशर एक्सर्ट करता, बिकॉज इस केस में बैलून हमने साइड में लगाया। तो मीन्स जो वाटर है जिस कंटेनर में होता है उसकी जो वॉल्स हैं साइड्स की, उन पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। और लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे वाले वॉल्स पे नहीं, नीचे वाले बेस पे ही प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, लेकिन साइड वाली जो वॉल्स हैं जिस कंटेनर में वाटर होता है उन पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो साइड्स ऑफ कंटेनर पे एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसके लिए एक और एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी 11.10। अब क्या करना है, आपने एक बॉटल ले लेनी है, बॉटल के 4 साइड पे होल करने हैं, पर ये याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंस पर और सेम होल करने हैं आपने। जब आप होल करोगे और वाटर फिल करोगे तो एक साइड में प्लेट रख देनी है आपने जिसमें एक बॉटल रखी हुई है। फिर आपने इसमें पानी डालना स्टार्ट करना है। जब आप पानी डालोगे देखोगे कि सेम स्ट्रीम्स हैं, सेम डिस्टेंस पे आकर गिरेंगी होल से। मीन्स वाटर की जो स्ट्रीम्स हैं चारों होल्स में से सेम डिस्टेंस पे आके गिरेंगी। इसका मतलब जो है प्रेशर है वो वाटर है अपने वॉल्स पे इक्वली एक्सर्ट करता है। मीन्स जो साइड के कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की साइड वॉल्स होती हैं उन पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चला कि जो लिक्विड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं इसी तरह से प्रेशर। देखते हैं किस तरह से। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप उस पर बैलून आप इन्फ्लेट करते हो तो आप उसको मतलब जो माउथ है उसका बंद क्यों करते हो, और अगर आप उसका माउथ ओपन कर देते हो तो क्या वो फिर इन्फ्लेट रहता है बैलून कि नहीं रहता। तो जब हम उसे इन्फ्लेट करते हैं और उसका माउथ जब बंद कर देते हैं बैलून का, तो वो जो एयर है अंदर, वो जो बैलून की जो अंदर की बैलून की वॉल्स हैं जो इनसाइड पे, उन पे क्या करती हैं प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसीलिए वो इन्फ्लेट हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम उसका माउथ ओपन कर देते हैं तो वो एयर वहाँ से निकल जाती है, तो वो जो इन्फ्लेशन है वो ख़त्म हो जाती है बैलून की। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो भी एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में। जिस भी कंटेनर में या बैलून में जहाँ पे भी मतलब जिसमें भी आपने स्टोर किया तो वो उसकी हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे आपके बाईसाइकिल हैं, अगर वो पंचर हो जाते हैं तो उसमें से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और वो चलना बंद कर देते हैं। लेकिन जो मतलब जब आप उसमें हवा भरते हो आप देखते हो कि जो उसकी ट्यूब है वो इन्फ्लेट कर जाती है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एयर है वो एक्सर्ट प्रेशर कर रही है उसकी इनर वॉल्स के ऊपर। तो
ये सारी ऑब्जर्वेशंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। तो जिस भी कंटेनर में होती है वहाँ पर गैसेस भी क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, और ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट करती हैं। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास क्या है, एयर है। इस इन्वेल्प है ये एयर का हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो इन्वेल्प है एयर का हमारे सराउंडिंग में, इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारी सरफेस की अर्थ के सरफेस से बहुत किलोमीटर्स तक ये जो एयर है प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये प्रेशर जो इस एयर की वजह से एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है प्रेशर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम एक इमेजिन करते हैं कि एक यूनिट एरिया हमारे पास, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है फिगर में, ये जो डार्क ब्लैक कलर का ये बता रखा है कि इतना यूनिट एरिया हमारे पास, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर। और उसके ऊपर एक लंबा सा सिलेंडर खड़ा है जो जिसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो जितना इस वेट होगा एयर का इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना इसका हम वेट अगर चेक करेंगे तो जितना वेट होगा उतना ही हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर होगा, एयर का हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर कितना लार्ज और कितना कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका आइडिया लेना है हमने मैग्नीट्यूड का, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एक्चुअल में। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 11.1 क्या करना है आपने इस एक्टिविटी में, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक लाइक्स अ स्मॉल रबर कैप। इस तरह से आपने एक रबर सकर ले लेना, ये रबर कैप की तरह लिखता होता है, जैसे फिगर 11.18 में देखा है। रबर सकर जैसे कि समर में कार्स की जो शीट्स मतलब विंडोज़ होती हैं उनके ऊपर शीट्स लगाई जाती हैं ताकि धूप अंदर ना जाए, उनके भी सेंटर में क्या एक सकर होता है, रबर सकर, जिसके साथ उसे चिपकाया जाता है। तो उस तरह का रबर सकर का होता है। या फिर आपके जो टॉयज़ आते हैं गन वाले, उनको जब आप शूट करते हो उनके आगे एक प्लास्टिक का मटीरियल लगा होता है जो कि सामने जाके वॉल पे चिपक जाता है, तो वो भी क्या एक तरह से रबर सकर होता है। तो वैसा आपने लेना है रबर सकर और उसे प्रेस करना है स्मूथ ऑन द प्लेन सरफेस। इस तरह से, जिस तरह से ये प्रेस कर रहे हैं, जोर से प्रेस करना है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या वो चिपक गया सरफेस पे, आपने देखना है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। अब आपने क्या करना है, इसे खींचने की कोशिश करनी है, बाहर निकालने की, देखना है आपने कि ये हो पाता है कि नहीं। व्हेन यू प्रेस द सकर, जब आप प्रेस करते हो ना शक्कर को सरफेस के ऊपर, तो जो मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट। ये जो उसका सेंटर वाली चीज़ है ना, जब आप इसे सक करते हो इस तरह से उल्टा करके, तो उसके अंदर से और जो सरफेस है आपका, जो प्लेन सरफेस है, उसमें से एयर बाहर निकल जाती है काफ़ी। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। तो ये सरफेस के साथ चिपका क्यों रहता है, क्योंकि बाहर से जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर लगाती है इसके ऊपर, इसीलिए वो क्या सरफेस के साथ चिपका रहता है। अगर आपने शक्कर को पुल करना है, सरफेस से बाहर निकालना है, तो आपको इतनी फोर्स लगानी होगी ताकि वो उसे ओवरकम कर पाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसे ओवरकम, उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आप इस शक्कर को बाहर निकाल सकते हो। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल ही नहीं शक्कर को सरफेस से बाहर निकालना अगर सरफेस और शक्कर के बीच में कोई भी एयर लेफ्ट नहीं रही होगी। अगर सारी एयर अंदर से बाहर निकल गई होगी तो जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर लगाएगी, क्योंकि अंदर कोई एयर नहीं है उसके अंदर, इसलिए क्या होगा, अंदर एयर नहीं है बिल्कुल भी, तो बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो किसी भी ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसे शक्कर को सरफेस से बाहर निकाल सके। तो इस तरह से पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा लार्ज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर। नेक्स्ट एक देखो फिगर 11.19, यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कॉलम रखा हुआ है ऊपर
जिसका एरिया क्या है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हेड के ऊपर, जिसके अंदर वेट कितना होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जितना 225 kg वेट है उतना इसका वेट होगा। The reason we are not crushed under this weight is that pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside। देखो अब हम चल रहे हैं आराम से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और उसका प्रेशर भी लग रहा है, तो हम क्यों नहीं उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो हम क्यों नहीं उसके अंदर दब जाते, हम क्यों नहीं क्रश हो जाते उसके अंदर, क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर है वो भी उतना ही होता है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर बाहर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें जो वो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। एक नेक्स्ट बॉक्स देखो, ओटो वन ग्रेके अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। तो उन्होंने क्या, एक पंप इस तरह से बनाना चाहा कि जो किसी भी वेसल में से एयर को बाहर निकाल दे, बिल्कुल उसे एम्प्टी कर दे। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। इस पंप की हेल्प से उन्होंने क्या, कितना फोर्स होती है एयर प्रेशर की, जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसे एक ड्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की गई है। ही जॉइंट 2 होलो मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। इस तरह के जो 2 हेमिस्फेयर 51 सेंटीमीटर जिनका डायमीटर था, उन्होंने इस तरह से उन्हें ज्वाइन कर लिया और जो उन्होंने पंप बनाया था उसकी हेल्प से इसके अंदर से एयर क्या बाहर निकाल दी बिल्कुल ही। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फेयर। फिर उसके बाद हर हेमिस्फेयर के साथ 8 हॉर्सेज उन्होंने टाई कर दिए टू पुल देम अपार्ट। उन्होंने कोशिश की कि उन्हें अलग अलग करें, क्योंकि ये वाले हॉर्स इस तरफ को मूव करेंगे और ये वाले इस तरफ को, और वो हॉर्स क्या पूरी फोर्स लगा रहे हैं अपनी इन हेमिस्फेयर्स को अलग अलग करने के लिए। सो द ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इतना ज़्यादा फोर्स होती है कि जिसकी वजह से हेमिस्फेयर जो है पुल नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। इवन उन्होंने 8 घोड़े लगाने के बावजूद भी। तो इतना ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर होता है वो इस एग्जांपल से आपको समझाया गया है, क्योंकि अंदर बिल्कुल एयर नहीं है हेमिस्फेयर के और बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है जिसका प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों के आपस में टाई रहेंगे। इवन 8 हॉर्स लगाने के बावजूद भी वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो इतना ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है। सो विद दिस योर चैप्टर 11 इज़ कंप्लीट।